नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 29 और 30 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है वो और मजबूत हो सके। दोस्तों चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2024। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 29 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार जो 2024 में हमने ये दिवस मनाया आयुर्वेद दिवस, इसकी थीम क्या है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो ये इस बार की थीम है। लगातार जितने भी एग्जाम आने वाले हैं वहां पर आपसे पूछा जा सकता है, तो थीम बिल्कुल याद रखिएगा और डेट कितने तारीख को ये मनाया गया। तो इस बार का जो ये आयुर्वेद दिवस पड़ा है दोस्तों, ये 29 अक्टूबर को पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका डेट फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये हर साल धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है और धनतेरस हमारे यहाँ धनवंतरी जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक ही डेट पे दो ओकेजन आ जाते हैं, एक तो धनवंतरी जयंती और दूसरा धनतेरस। इस वजह से इसी डेट को भारत सरकार ने पहली बार 2016 में इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में या फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और तब से लेकर अब तक हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों इस बार का जो ये आयुर्वेद दिवस है ये 9वां आयुर्वेद दिवस है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि 2024 का जो आयुर्वेद दिवस है वो कौन सा एडिशन है, तो 9th। और इसका बिल्कुल थीम मैं बार बार कह रहा हूं, इसका थीम आपको याद रखना है, आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगर दोस्तों भगवान धन्वंतरी की बात करें तो इनको भारत में आयुर्वेद के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आयुर्वेद पद्धति से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया। इसी वजह से इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको पूरे देश में आयुर्वेद डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही इन्हें हेल्थ और वेल्थ का भी भगवान माना जाता है, तो धनतेरस भी इन्हीं की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट। तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी नाथ ने अनाउंस किया है कि हम उत्तर प्रदेश में विशेष शैक्षणिक जोन या फिर इसको हम कह सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करेंगे। और उन्होंने टोटल यहां पर 6 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट भी कर लिया है। और इसका जो मेन पर्पज है, आदित्य योगी नाथ यानी कि जो यूपी के सीएम है, इनका मेन जो पर्पज है दोस्तों कि इकोनॉमी इंडिया जो यूपी की इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है विद इन 5 ईयर में। और साथ ही यहाँ पे जो भी एजुकेशन में लगे हुए लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छा फैसिलिटी और फिर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट हो एजुकेशन से रिलेटेड वो उपलब्ध कराए। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर डिसीजन लिया है स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने का, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है। कितने स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित किए जाएंगे तो उनका नंबर भी याद रखिएगा 6। और ये कहां कहां होंगे, तो लखनऊ, उसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा है जहां पर, और एक बुंदेलखंड। तो ये जो है कि स्पेशल 6 रीजन है जहां पर ये सिलेक्टेड है और यहां पर इनको क्या किया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है दोस्तों। और इसमें जो लखनऊ वाला स्पेशल एजुकेशन जोन होगा ये बाकी के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। और इनका जो चयन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आधार पे किया, तो ये भी याद रखिएगा, वहां की जो लिटरेसी रेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर कैपिटा इनकम है और यूथ पॉपुलेशन है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे जोन्स को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है दोस्तों। अच्छा, यहां पर आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, SEZ भी एक और इससे पहले जो ये टर्म था स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए यूज होता था, जिसमें भारत पहली बार 1965 में जो गुजरात है वहां के कांडला में पहला जो है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस किया था। तो अब यहां पर हम स्पेशल एजुकेशन जोन की बात कर रहे हैं, स्टेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश वो राज्य बना है। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच स्टेट इज द बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड, यानी कि किस राज्य में बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। तो देखिए कि जो 29 अक्टूबर है
इस पर हम लोगों ने एक और बड़ा काम किया है कि गुजरात में हम लोगों ने यहां पर एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनॉग्रेट कर दिया है दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये पोरबंदर, जो गुजरात का पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का पूरा लोकेटेड एरिया है और ये लगभग 191 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और जब ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो गई है तो अब ये भारत का सेकेंड हैबिटेट फॉर एशियन लायंस हो गया है। यानी कि भारत में अब तक आप लोगों को पता होगा कि जो गिर नेशनल पार्क है ये भी गुजरात में ही आता है दोस्तों। तो गिर नेशनल पार्क इंडिया का एकमात्र एशियन लायन का नेचुरल हैबिटेट था। अब बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे दूसरी नेचुरल हैबिटेट बन गई है एशियन लायंस की। ये आने वाले एग्जाम्स में आपसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन बने कि भारत सरकार ने हाल ही में कहां पर बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनॉग्रेट किया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो एरिया है पूरा का पूरा वो गुजरात में पड़ता है और वहां द्वारका वाला जो क्षेत्र है, देवभूमि द्वारका, उसी के आसपास ये पूरा का पूरा एरिया है। यहीं पे बरदा जंगल सफारी का भी इनॉग्रेशन किया गया दोस्तों। वैसे अगर आपको बता दूं तो भारत में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कुछ स्पेशल एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे गिर नेशनल पार्क जो कि एशियन लायंस का नेचुरल हैबिटेट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें काजीरंगा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो जो एक सींग वाले गैंडे यानी कि वन हॉर्न डायनासोरस होते हैं उनका वो नेचुरल हैबिटेट होता है। तो ऐसे जैसे स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो वो आपको जो है कि हेमिस में मिलता है जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां इनॉग्रेट हुई है? तो बिल्कुल गुजरात में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी द नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी बैंक? यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? तो नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, अशोक चंद्रा। और इनके नाम का जो रिकमेंडेशन था किसने किया था? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के द्वारा किया गया था। ये देखिए अशोक चंद्रा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और ये अब बन गए हैं पंजाब नेशनल के नए एमडी और सीईओ। लेकिन इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो 31 दिसंबर 2024 को जो करंट पीएनबी के एमडी और सीईओ है जिनका नाम अतुल कुमार गोयल है वो रिटायर होंगे, उसके बाद इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अगर करंटली देखा जाए कि किस पोस्ट पे काम कर रहे थे तो ये अभी केनरा बैंक में एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नवंबर 2022 से कार्य कर रहे थे दोस्तों। और यहां पे जिस इंस्टीट्यूशन के रिकमेंडेशन पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है अगर उसकी बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जुलाई 2022 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। और इसका जो सबसे मेन काम होता है दोस्तों, जितने भी बैंक हैं उनमें जो हाई रैंक के पोस्ट होते हैं उस पर किसको अपॉइंट किया जाए उनके नाम का यह संस्था रिकमेंडेशन करती है। अगर पीएनबी के हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो पीएनबी जो है कि भारत का पूर्ण रूप से स्थापित होने वाला पहला इंडियन बैंक था, क्योंकि इस बैंक को पूरी तरीके से इंडियंस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। 1894 को लाला लाजपत राय के द्वारा वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में इस बैंक को स्थापित किया गया था। आजादी के बाद पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो अगर आपसे वर्तमान में पेपर में पूछा जाए, चाहे बैंक से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर एसएससी में, कि इस समय भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक कौन सा है, तो बिल्कुल नाम आपको बताना है पीएनबी। और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 1894 में दोस्तों। और अब बन गए हैं ये जो अशोक चंद्रा है इसके नए एमडी और सीईओ, तो बिल्कुल याद रखना है। और अभी जैसा कि मैंने लास्ट सेशंस किए थे करंट अफेयर्स पे, तो मैंने वहां पर एक न्यूज आपको बताई थी कि जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन अवार्ड इस बार बांटे गए उसके अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक कौन सा था। तो जिन दोस्तों को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देंगे। और उसके बाद चलिए आज के सेशन के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी एक अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है। हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अगला अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो यह भी बड़ा न्यूज है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। विपिन कुमार, ये देखिए विपिन कुमार हैं और ये बिहार काडर के अधिकारी रह चुके हैं। तो ये इनका नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। और ये अब बन गए हैं हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन।
अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वह अप्रैल 1 1995 को किया गया था। उस समय हमारे यहाँ नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी दो अलग से संस्थाएं काम करती थी। इन दोनों को आपस में मर्ज करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था, जिससे पूरा का पूरा जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो इसके द्वारा कंट्रोल हो सके। तो वर्तमान में अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। और इस समय ये जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है टोटल 137 एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रहा है, उनकी प्रोसेसिंग कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। और एक चीज और यहां पे आपको बता दूं, भारत सरकार की मदद से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वह एक स्कीम चला रही है जिसका नाम होता है उड़ान। उड़ान का मतलब होता है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें बिल्कुल सस्ते रेट पर आम जनता के लिए फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड कराई जाती है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को एविएशन सेक्टर के द्वारा आसानी से जोड़ा जा सके। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के अपडेशन के लिए आप लगातार रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।